हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 34 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 33 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है प्लेलिस्ट बनाकर, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से कितना दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है, इनकी सीपी और एसपी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:5। कोई वस्तु खरीद रहा है 4 रुपये में और बेच रहा है 5 रुपये में, तो इसका लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। और किससे लाभ हो रहा है, तो 4 से लाभ हो रहा है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 गुने में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25%। उसको लाभ प्राप्त हो रहा है 25% का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक टैंक में 2 इनलेट पाइप यानी कि ए और बी भरने वाला है जो इसे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप यानी कि निकासी पाइप सी जो है वो पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है 2 पाइप है जो कि भरने वाला है और एक तीसरा पाइप सी है वो खाली कर रहा है। तो दोनों पाइप जो है ए और बी वो कितना कितना घंटे में भर रहे हैं, ए जो भर रहा है वो भर रहा है 5 घंटे में और बी जो भर रहा है वो भर रहा है 6 घंटे में, लेकिन सी जो है वो खाली कर दे रहा है टैंक को 30 घंटे में। यहाँ से टंकी की क्षमता निकाल लेगा, तो टंकी की क्षमता हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, क्या हो जाएगा टंकी की क्षमता या टोटल वर्क बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30। तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 30, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता आ जाएगा 1। ठीक है, ए और बी दोनों भरने वाला है, ये हो जाएगा प्लस का और सी है खाली करने के माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, क्योंकि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है किसी टंकी में, तो कितना काम करेंगे, एक साथ अगर काम करेंगे तो ये करेंगे भरने वाला 6, 5, 11 और एक खाली करने वाला, यानी कि ये टोटल कार्य होगा तीनों एक साथ मिलेंगे तो 1 घंटे में कार्य करेंगे 10 यूनिट। लेकिन करना कितना है, करना है 30 यूनिट। जैसे 1 बराबर में हो जाएगा 30/10, यानी कि ये तीनों मिलकर इस टंकी को खाली भर देंगे 3 घंटे में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 6% की वार्षिक दर से 25,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आपको हम सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीका से निकालने का तरीका। तो क्या होता है दोस्तों आसान तरीका, जैसे कितना दिया है मूलधन दिया है 25,000, इनकी पी जब दिया है 25,000 तो रेट कितना है, रेट है 6%। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे 1 वर्ष का ऐसा निकाल देंगे। ठीक है, जैसे 1 वर्ष का ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 का 1 वर्ष का 6% की दर से एसआई, तो ये जगह डबल जो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 25 6 का 150, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 150 1 0 यानी कि 1500। तो ये हो गया 1 वर्ष के ब्याज। दूसरे वर्ष के ब्याज निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का जो ऐसे ही हो जाएगा वो भी सेम हो जाएगा, यानी कि 1500 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब ब्याज पर ब्याज जब लगेगा और जो सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1500 का फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा 6%। अगर 1500 का अगर हम निकालेंगे 6% तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट और 5 6 का 90। दूसरे वर्ष के अंत में मिलेगा इसका ब्याज 90 रुपया। तो टोटल को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल सी आई, 15 15 30 3000 और प्लस का 90, यानी कि 3090 हो जाएगा 2 वर्ष का सी आई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का मौसम ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है 2। ठीक है, और फिर क्या दिया है कि सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 4। ठीक है, तो इन दोनों का पूछा एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है 0.63 भागा का 0.63 भागा का दिया है कितना, यह दिया है 1.26। ठीक है, यहाँ से कोष्ठ बंद, फिर दिया है गुने का 4 प्लस का 5 गुने का दिया है 3। यहाँ से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 0.63 और ये भागा का 1.26, जैसे दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा
और ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, ठीक है, क्योंकि इसका मान आएगा 1/2 और ये गुने का 4 और ये प्लस का 5 3 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से 15 प्लस का 2 यानी कि 17, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह-आभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, तो को प्राइम मतलब कि उसका दोनों संख्याओं का जो होगा वो केवल एक होना चाहिए, वो किसी और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कितना है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 39, ये हो जाएगा 39 और एक और है 65, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 3 39 और ये 13 5 65, ये तो डिविजिबल है 13 से, ये तो नहीं हो सकता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का भी क्या मतलब है कि केवल और केवल एक गुणनखंड होना चाहिए और उनके बीच का हैसियत एक होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा का ऑप्शन क्या दिया है, ये ऑप्शन ए में दिया है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो दिया है वह दिया है 14 और 21 दिया है, तो ये भी हो जाएगा 7 गुने 2 और ये 7 गुने 3, इसका हैसियत आ जाएगा 7, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 6 और 35, ठीक है, ये 6 और 35 है, तो इसका गुणनखंड केवल 6 और 35 हो सकता है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 3 गुने 2 और ये 7 गुने 5, इसमें कोई एचसीएफ नहीं मिल रहा है, इससे का एचसीएफ हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। को प्राइम नंबर 6 और 35 ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, √2 माइनस का √3 एक कैसी संख्या, तो ये दोस्तों कैसी संख्या या एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, x + 3 का होल क्यूब के विस्तार में x का गुणक कितना होगा, जैसे कितना है x + 3 के होल क्यूब, क्या हो जाएगा x + 3 का होल क्यूब, यानी कि a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। तो ये हो जाएगा a³ यानी कि x³ प्लस का b³ यानी कि 3 का क्यूब 27 प्लस ये हो जाएगा 3a² यानी कि 3 के 9 x² प्लस ये हो जाएगा 3ab² यानी कि 3 के 9 तिया 27 x हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि x का गुणक कितना होगा, तो x का गुणक कितना है, x का गुणक है 27, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, क्यूब रूट 40 का परिमेय कार्य गुणनखंड कितना हो, यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा, जैसे कितना दिया है क्यूब रूट 40 है, यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट 40, तो क्यूब रूट 40 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 3 गुने का 5, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 5 40 और ये क्यूब रूट मतलब कि यहाँ से 3 को फेयर में एक टोल निकलेगा, कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 के 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है, हो जाएगा 2 इंटू का यहाँ पर क्यूब रूट 5 हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं क्यूब रूट 5 को, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे रूट का जो मान होता है रूट एक्स का मान वो हो जाता है एक्स के पावर 1/2, जैसे क्यूब रूट है तो 5 के पावर 1/3 हो जाएगा। इसको परिमेय संख्या में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से 1/3 को हटाना पड़ेगा, तो कितना गुना करना पड़ेगा, इसको और गुना करते हैं 2 गुने 5 के पावर 1/3 है और 2 गुना करते हैं 5 के पावर 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ये हो जाएगा 5 के पावर 1/3 प्लस के 2/3, तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम, तो 2 और 1 3 3/3 यानी कि आ जाएगा 2 गुने में 5 यानी कि हो जाएगा 2 5 10, यानी कि 10 जो है यह एक परिमेय संख्या के p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर 10 है तो 10 और बटे में 1 हमेशा छिपा रहता है कोई भी संख्या में। यहाँ से कितना गुना करना पड़ेगा, गुणनखंड कौन है, वो है 5 के पावर 2/3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह से भर जाए। यहाँ से दिया है अधिकतम, तो अधिकतम जब भी दे दिया रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं हमको एसीएफ ज्ञात करना होगा, जैसे कितना है ए और बी क्रमशः है 68 और 85 है, तो से दिया है 68 और 85, तो इसका एसीएफ निकाल लेंगे, तो इसका एसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एसीएफ हो जाएगा वह हो जाएगा 17 इंटू का 4 और ये कितना हो जाएगा 17 इंटू का 5, यानी कि इसमें जो कॉमन है वो है
17, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 17। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य करता है और उस पर 20% की छूट देता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना है, इस वस्तु का जो एमपी है, इनकी मार्केट प्राइस है, यानी अंकित मूल्य जो है वो है क्रय मूल्य से 40% ज्यादा, यानी कि 140% है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर सीपी को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा एमपी बटा में सीपी, ये हो जाएगा 140 बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि एमपी 140 और सीपी है 100। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि और उस पर 20% की छूट देता है, तो छूट किस पर देगा, छूट देगा 140 रुपये पर। यहाँ से कितना हो जाएगा, एमपी इंटू का 100 माइनस का डिस्काउंट और बटे में होता है 100 बराबर में सीपी। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एसपी होता है एसपी, तो ये हो जाएगा एमपी कितना है 140 है, गुने का 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है, यह है 20% की 100 माइनस 20, तो हो जाएगा 80, यानी कि 80 बटे में हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा एसपी। तो ये दो जो कैंसिल आउट, और ये 8 के 32 के 2 3 8 3 11, इनकी 112 हो जाएगा इसका एसपी। कोई वस्तु खरीद रहा है 100 रुपया में और अंकित मूल्य कर रहा है 140 रुपया और बेच रहे कितना में 112 रुपया में, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 100 से 12 अधिक, यानी कि 12 रुपया का। और ये किससे हो रहा है, तो 100 से हो रहा है, तो इसका परसेंटेज भी हो जाएगा 12%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। जैसे दिया है कि इस वृत्त का जो व्यास है यानी कि डी है वो समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा डी बटा में 2, यानी कि ए बटा में 2 हो जाएगा इसका वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का एरिया कितना होता है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और अनुपात क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया यानी कि √3 बटा में 4 इंटू का भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू का आर स्क्वायर, आर कितना है ए बाई 2 है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4 और ये अनुपात का √3 बटा में 4 इंटू का ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट और ये 4 से 4 ये कैंसिल आउट, यानी क्या हमारे अनुपात आ गया पाई अनुपात का √3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। जैसे ए और बी कितना कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं क्रमशः, ए 20 दिन में करता है और बी 24 दिन में करता है। ठीक है, ए 20 दिन में कर रहा है और बी 24 दिन में कर रहा है, तो पहले टोटल कार्य निकाल लेंगे, तो टोटल कार्य हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो हो जाएगा टोटल कार्य 120। ठीक है, तो ए की क्षमता आ जाएगा 20 छके 120 से और बी की क्षमता आ जाएगा 24 5 120। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 10 दिन में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना मिलकर काम कर रहे हैं, 7, वो कर रहे हैं एक दिन में कर रहे हैं 6 5 11 यूनिट, 10 दिन तक काम किए साथ मिलकर, तो 10 दिन का कार्य 11 इंटू का 10 यानी कि 110 यूनिट, ये तो खत्म कर दिए दोनों मिलकर, ऐसे घटा लेंगे माइनस का 110, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, और यहीं 10 यूनिट जो शेष काम बचेगा वो करेगा बी, क्योंकि ए तो छोड़ के चला जा रहा है, जैसे बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता है 5 की 5 क्षमता है और करना कितना है 10 यूनिट, तो एक बराबर में हो जाएगा 2, यानी कि 2 दिन में बी जो है उस शेष कार्य को समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का 5% की हानि पर बेचने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया। ठीक है, तो कितना परसेंट पर लाभ पर बेचा जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है 5% के लाभ पर, 5% हानि के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है। लॉस के कितना हो रहा है, लॉस का है 5 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का है प्लस का 5, और इन दोनों का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है कि 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन दोनों का अंतर दिया है 5 रुपये, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 और 5 यानी कि 10, तो 10 का जो मान दिया है
वो दिया है 5, जैसे 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10। तो कितना माने है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने 100 रुपया। जैसे 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10 इंटू का हो जाएगा 100। ये 10 दाएं का 100 और 10 5 50। इनकी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है 50 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आप दोस्तों वीडियो तो देखते हैं लेकिन दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों हमारा जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है और व्यू तो बढ़ रहा है लेकिन सब्सक्राइबर उतना का उतना ही रह जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 24 और 144 का HCF जो है वो 10p प्लस का 4 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कितना दिया है, 24 और 144, इसका HCF कितना है, इसका HCF जो है वो है 10p प्लस का कितना 4 है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 छक्का 144, इनकी इसका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, और इस HCF का मान कितना दिया, यह दिया 10p प्लस का 4। क्या हो जाएगा 10p प्लस का 4 बराबर में ये हो जाएगा 24। तो 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, इनके पास हमारा जाएगा 10p बराबर में 24 माइनस का 4 यानी कि 20। ये कर जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ से p बराबर में आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 12 अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, वो है पहला 2, फिर 3 है, उसके बाद है 5, 7, उसके बाद कितना है, उसके बाद हो जाएगा 11, 13, उसके बाद 17, 19, फिर हो जाएगा 23, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, फिर 31। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, उसके बाद 41। कितना हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यानी कि 37 तक की होगा। इसका माध्य पूछा तो माध्य बराबर में होता है टोटल परिणामों का योग बटा में टोटल परिणामों की संख्या। यहाँ से हो जाएगा माध्य बराबर में इन सभी का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 3 40, 40 और 9 49, 49 और 1 50, 50 और 7 57, इनके 57 का हो जाएगा 7 हासिल 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 16 17 18 19 यानी कि 197। और बॉटम में कितना संख्या है टोटल है 12। तो ये हो जाएगा कितना बार में, ये हो जाएगा 12 एकम 12, कितना बचा 12 और 7 19 यानी कि 77 हो जाएगा, बढ़ छके 72। ठीक है, कितना बचेगा 5 यानी कि हो जाएगा बढ़ चौक 48 2 यानी कि 12 एकम 12 यानी कि 100.41 यानी कि ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस का 1 बट्टा में x बराबर में 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में x स्क्वायर का मान कितना होगा। अच्छा कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x प्लस का 1 बट्टा में x बराबर दिया है 6, हमसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में x स्क्वायर का मान, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2 यानी कि इसका हो जाएगा 34। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ये दोस्तों डायरेक्ट लिख दिया, ये पिछली वीडियो में बना है, वहां पर आप पिछले वीडियो को देखकर समझ जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार में जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है कि औसत आयु 34 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 20 वर्ष पहले कितना था, पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष था, तो निकाल देंगे 20 वर्ष पहले पति और यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो एवरेज था वो था 23, इनका जो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ का एवरेज हो जाएगा 46 प्लस का 20 और 20 40, क्योंकि 20 वर्ष जुड़ेगा हस्बैंड में भी और 20 वर्ष जुटेगा वाइफ में भी, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 86। ठीक है, और वर्तमान में क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान में पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है जिसका औसत आयु 34 वर्ष है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और एक तो
सन है उसका एवरेज जो है वह कितना दिया है 34 दिया है। इसका जो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 34 गुने में 3, ये हो जाएगा 4 12 3 9 और 1 10 102 वर्ष है। ये वर्तमान में हस्बैंड वाइफ और सन का है। और यहाँ पर कितना है हस्बैंड और वाइफ का वर्तमान में आयु वह है 86 वर्ष। कितना हो जाएगा पुत्र का हो जाएगा 102 माइनस का 86, क्योंकि यहाँ पर है हस्बैंड वाइफ और सन का वर्तमान उम्र का योग 102 वर्ष है। यानी कि यहाँ से पुत्र का आयु हो जाएगा वो कितना 102 माइनस का 86, तो ये जगह 12 में से 6 जाएगा 6 और ये 1, यानी कि 16 वर्ष जो है वो पुत्र की आयु है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 50 डिग्री का मान इसमें से किसके बराबर होगा। कितना दिया है यहाँ से ये दिया है tan का 5 डिग्री इंटू का दिया है tan का 25 डिग्री इंटू का कितना दिया है यह दिया है tan का 45 डिग्री इंटू का दिया है tan का 65 डिग्री और tan का 85 डिग्री दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री इसका मान हो जाएगा 1, और ये tan 65 डिग्री और tan 25 डिग्री इसका मान हो जाएगा 1, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 इंटू का 1 इंटू का 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1। ये दोस्तों डायरेक्ट कैसे कर दिए, यहाँ से कितना है यहाँ से दिया है tan का 5 डिग्री, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 85 डिग्री। तो दोस्तों tan 90 माइनस 85 कितना हो जाएगा 5 डिग्री। और ये दोस्तों किसका होता है ये तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी कि cot हो जाएगा 85 डिग्री। और दोस्तों cot थीटा इंटू का tan थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो 5 डिग्री ऐसे बदल दिए फिर 25 डिग्री को बदल दिए cot में, इस सब आ गया tan cot 65 डिग्री और cot 85 डिग्री, और tan 50 का मान होता है 1, इसलिए ये सब करने पर हमारा है 1। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया है √3 माइनस का √2 गुने का √3 प्लस का √2 है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी है। तो किसका सूत्र है यह सूत्र है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का। ऐसा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 3 माइनस का 2 यानी कि 1। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि साइन 3 थीटा बराबर में cos थीटा माइनस का 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है यहाँ से दिया है साइन 3 थीटा इक्वल टू दिया है cos थीटा माइनस का 6 डिग्री दिया है। ठीक है, जैसे साइन है और यहाँ पर cos है, यहाँ पर जब ये दोनों बराबर आएगा यहाँ हो जाएगा इस थीटा का योग और इस थीटा का योग का 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 थीटा प्लस का थीटा माइनस का 6 डिग्री बराबर में 90 डिग्री, तो ऐसे कितना हो जाएगा 3 और 1 4 थीटा बराबर में 90 और 6 96, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24 चौके 96, थीटा बराबर में आ जाएगा 24 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 14 14 15 17 16 17 17 22 13 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर दोस्तों हम लोग सजाएंगे बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा होगा फिर बड़ा होगा फिर बड़ा 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 होगा। ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा यहाँ से संख्या दिया है 14 14 15 17 16 17 17 22 13 है, तो पहले सबसे छोटा कौन है सबसे छोटा है 13, उसके बाद कितना है 14 है, तो 14 कितने बार है 14 है 2 बार है, क्योंकि 14 14 उसके बाद कितना है उसके बाद है 15 15 कितने बार है 1 बार है, फिर है 16 फिर 17 कितने बार है 17 है 1 2 3 बार 17 है। ठीक है, उसके बाद कितना है उसके बाद है 22 है। ऐसे माध्यिका पूछा है तो माध्यिका होता है बीचों बीच वाली संख्या, संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, क्योंकि 4 संख्या कट जाएगा और 1 संख्या जो बच जाएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो ये जगह 1 2 3 4 यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, लेकिन माध्यिका जो है वो है 16, माध्यिका बराबर में आ जाएगा यहाँ से 16, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका एक तो सूत्र होता है कि n
प्राकृत सम संख्या का जो एवरेज होता है यानी कि औसत होता है वह होता है n इंटू का n+1 और बटा में होता है n, तो ये n कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा केवल n प्लस का 1। जैसे कितना है यहाँ से पूछ रहा है पहली 10 सम प्राकृतिक संख्या, क्योंकि यहाँ से n का मान जो दिया है वो दिया है 10, एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 10 प्लस का यानी कि 11। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि एक संख्या जो है, मान लेते कि वो संख्या जो है वो है एक जो है वह अपने के 25% से 60 अधिक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि हो जाएगा x बराबर में x बट्टा में 4 प्लस के हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस x प्लस 4 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि x माइनस का x बट्टे में 4 बराबर में हो जाएगा 60। इसमें 4 एलसीएम, 4x माइनस का x यानी कि 3x बट्टे में 4 बराबर में 60, ये कट जाएगा 20 बार में और ये चला जाएगा इधर तो गुना में, x बराबर आ जाएगा, इनकी वो संख्या आ जाएगा 80। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में इसमें 20% की कमी आई है, तो अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई की अंत में दुकान में कितना % का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मान लेंगे कि अप्रैल के महीने में जो किताब की बिक्री हुआ था प्रारंभ में वह हुआ था 100 रुपये का। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, आरंभ में बिक्री हुआ था 100 रुपये का, जिसमें क्या बोल रहा है कि उसमें 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि 100 में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 125% हो जा रहा है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि मई के महीने में 20% की कमी आ जा रही है, यानी कि 80% हो जा रहा है। ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 25 5 125 और ये 25 चौके 100 और ये 20 चौके 80, 20 5 100। ठीक है, यानी कि उसका बिक्री जो हो रहा है वो बिक्री हो रहा है 100 रुपये का और प्रारंभ कितना बिक्री हुआ था, 100 रुपये का हुआ था, यानी कि यहाँ पर कोई लाभ या कोई हानि नहीं हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 27/25 का दशमलव प्रसार कितने के बाद शांत हो जाएगा, कितने अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा। वैसे कितना है, 27/25 है, 27/25 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से 25 कितना हो जाएगा 2, यानी कि दशमलव बैठेगा तो ये हो जाएगा 0, तो एक तो और जाएगा क्योंकि यहाँ पर 25 से बड़ा है 20 ले, यानी कि ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 200, तो 25/200, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव प्रसार जो है वो समाप्त हो जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक अर्धवृत्ताकार आहाती की त्रिज्या 35 मीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो कितना है, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वह है 35 मीटर। इसका परिमाप पूछा है तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वह होता है 36 r/7 होता है। क्या हो जाएगा 36 इंटू आर कितना है 35 और बट्टा में हो जाएगा 7, देखिए 7 5 35 और ये 36 5 180। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ये दोस्तों सूत्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 प्लस का रूट 5 है। एक मूल दिया है तो एक मूल कितना हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x का जो मान दिया है वो कितना दिया है, वह दिया है 3 प्लस का रूट 5 दिया है। जैसे ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में x² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर में 0, यानी कि x का मान जिस अगर ऑप्शन में रखेंगे और उसका मान जो आ जाएगा एलजीएस बराबर में आरजीएस आ जाएगा तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। x का मान कितना है, 3 प्लस का रूट 5 है, x² तो 3 प्लस का रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 6 इंटू का 3 प्लस का रूट 5 और ये हो जाएगा प्लस का 4 बराबर में 0, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस का 2ab यानी कि 3 दूनी 6 रूट 5 और ये हो जाएगा माइनस का 6 18 और ये माइनस का 6 रूट 5 और ये हो जाएगा प्लस का 4 बराबर में 0, यहाँ से प्लस का 6 रूट 5 और ये माइनस का 6 रूट 5 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 9 5 14
14 और 4 18, यानी कि 18 माइनस क्या 18 बराबर में आ जाएगा 0, तो ये जाएगा 0 बराबर में 0, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है y का x% कितने के y% के बराबर है। तो यहाँ से कितना दिया है y का x%, y का x% कितने का, तो मान लीजिए कि वो है इतना, कोई है संख्या उसके के y% के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वो जो है वो x के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से जो समय लगेगा उसको समय लगेगा ट्रेन की लंबाई प्लस का पुल की लंबाई को जो पार करने में समय लगेगा वहीं इसको ट्रेन को पार करने में समय लगेगा। बस कितना हो जाएगा, ऐसे ट्रेन की चाल दिया है वो कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और सब जो है वो मीटर में, यानी कि इसको बदलना पड़ेगा हमको मीटर प्रति सेकेंड में, कि 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में, तो 18 चौक 72, ट्रेन की चाल आ गया वो आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितना है L1 वो जो है वो है 600 मीटर और L2 कितना है पुल की लंबाई वो है 200 मीटर। तो दोस्तों जानते हैं कि चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में चाल होता है। बस कितना हो जाएगा दूरी, टोटल दूरी हो जाएगा 6 2 800 और चाल हो जाएगा 20 बराबर में यहाँ से जाएगा टाइम, तो ये कट जाएगा 20 चौक के 80। ठीक है, यानी क्या टाइम इसको लगेगा 40 सेकेंड का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो वीडियो है प्रतिदिन एक एक सेट अपलोड होते रहता है और टाइमिंग नहीं निश्चित है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम रहता है कभी, तो कभी नेट का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए आप दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास पहुंच सके और आप लोग देख सके। और दोस्तों आप लोग कमेंट किया कीजिए कि हमारा अच्छा है वीडियो या खराब है, अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए और खराब है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपका वीडियो यहाँ पर ये खराब हो गया है, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा इंप्रूव होगा और हम अपनी गलती को सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग आज की बात को समझ गए होंगे और मेरा वीडियो भी आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग एंड करते हैं और फिर मिलते हैं सेट नंबर 35 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।